परफॉर्मा ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटीज में क्लासीफाई कर लेते हैं। इसमें हम 3 एक्टिविटीज के क्लासिफिकेशन में ये स्टेटमेंट बनाते हैं। There are the 3 activities. First one is the cash flow from operating activities. Second one is cash flow from investing activities. Third one is cash flow from financing activities. ठीक है जी, इन 3 एक्टिविटीज के टोटल करते हैं हम इन स्टेटमेंट में। इसमें क्या होता है, देखो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। जब पैसा फाइनेंस जब तक आपके पास है आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, आपके पास नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। फाइनेंस आएगा तब फिक्स एसेट खरीदेंगे, बिजनेस देन रन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। सो फाइनेंस सबसे पहले हमने बात करनी है, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वैसे तो जो स्टेटमेंट है आपकी वो स्टार्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होती है, लेकिन मैं आपको पीछे से समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये स्पेसिमेन और कभी नहीं भूलेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देखो जब पैसा आएगा उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे इन द वे ऑफ द शेयर्स, लोन, डिबेंचर, वट एवर इट इज, ठीक है जी। उसके बाद जब पैसा आ गया हम फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, ठीक है, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टिंग। अब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो अब हमने बिजनेस को रन करना है, ऑपरेशंस करनी है, बिजनेस में जो भी काम है, शोरूम चलाना है, ऑफिस चलाना है, अपना बिजनेस चलाना है, तो उसमें जो भी सारी एक्टिविटीज होंगी, गुडविल राइट ऑफ हो रही है, या डेप्रिसिएशन है आपकी, या करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज में जो भी चेंजेस आ रही है, उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे। देखो हम इस तरह से स्पेसिमेन बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे डिटेल्स एंड यहाँ पे अमाउंट, ठीक है जी। यहाँ पर्टिकुलर्स में हम तीनों एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेंगे और जो भी डिटेल्स होगी वो सारी इसके अंडर रिकॉर्ड करेंगे और इन तीनों एक्टिविटीज का टोटल हम बाहर लेके जाएंगे अमाउंट के कॉलम में। आप इसका परफॉर्मा देख सकते हैं पेज नंबर 8.7, पेज 8.7 डीके गोयल की बुक है CBSE की, उसमें आप साथ साथ अपना परफॉर्मा निकाल के आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसकी जो भी डिटेल्स है आपकी इसके अंडर आ जाएगी और इसका टोटल जो है आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड एक्टिविटी आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसकी डिटेल सारी यहाँ पे और इसका टोटल बाहर। थर्ड वन एक्टिविटी जो है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, इसका भी सारी की डिटेल इसमें और इसका टोटल यहाँ पे, इन तीनों का टोटल कर लेंगे हम, ठीक है। नेट जो भी आएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑल 3 एक्टिविटीज, दैट इज 1 + 2 + 3। ये आपका जो नेट इफेक्ट आएगा। अब फाइनल रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आपको मैंने पिछली वीडियो में कैश एंड इक्विवेलेंट्स बताया था क्या होता है। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज पहले जाकर वो देखें, आप मीनिंग क्लियर करें, तब आपको ये सारा समझ आ जाएगा। इफ एनी देयर इज एनी क्वेरी, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे, फर्स्ट वीडियो का। ओके जी, तो हम इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो टोटल आएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ मैच करना चाहिए। इफ ये आपके दोनों मैच कर गए, ठीक है जी, तो आपका आंसर ठीक है। ये क्या होता है कि एसेट साइड बैलेंस इज गिवन
जो गिवन होता है ना बैंक बैलेंस और कैश, उसका ओपनिंग बैलेंस लेना है। ठीक है जी, हमने क्लोजिंग बैलेंस को मैच करने के लिए ये सारी स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है। ठीक है ना, क्लोजिंग बैलेंस को मैच करने के लिए हमने देखा कि तीनों एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करी, जिसमें हमने देखा कि हमारे कैश में जो भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हुए हैं, रिसीव्स एंड पेमेंट्स, जो भी चेंजेस आए हैं, उनमें क्या इंक्रीज एंड डिक्रीज आया है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में उनको हमने ओपनिंग बैलेंस में ऐड किया, तो हमें पता चल गया कि क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच करके और हम फाइनल रिजल्ट में पहुंच गए स्टेटमेंट के। नाउ हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करते हैं कि इन एक्टिविटीज के अंदर आता क्या क्या है और क्या क्या रिकॉर्ड करना है हमें। तो मैंने आपको पहले ही बताया मीनिंग में कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, बिकॉज यू नो कि जब पैसा फाइनेंस चाहिए होता है, सबसे पहले तो फाइनेंस पैसा चाहिए ना, तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद तभी हम बिजनेस को रन करेंगे। सो स्टार्ट विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, आपने परफॉर्मा अकॉर्डिंगली वैसे ही बनाना है, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देन फाइनेंसिंग। बट मैं आपको समझा जो रही हूँ वो नीचे से समझा रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग मैं आपको थर्ड एक्टिविटी से बता रही हूँ, लेकिन आपने स्टार्ट फर्स्ट एक्टिविटी से ही करना है। पहले मैं बता थर्ड एक्टिविटी रही हूँ समझाने के पर्पज से। ठीक है जी, कैश फ्लो मतलब किसके अंडर क्या क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंगली समझा रही हूँ, अब इसके अंडर क्या आता है एक्टिविटीज। हाँ जी, जब कंपनी में फाइनेंस, पहले ये बताओ कि कहाँ से कलेक्ट करते हैं हम, शेयर्स, ठीक है जी, डिबेंचर्स एंड लोन्स। ठीक है जी, शेयर इश्यू करके, डिबेंचर्स लेके या फिर लोन लेके, इन तीनों से ही फाइनेंस इकट्ठा करते हैं। एम आई राइट? ओके, एंड व्हेन कैश ब्रिंग इन फ्रॉम दीज ऑल एक्टिविटीज, शेयर, डिबेंचर्स एंड लोन। जब हम शेयर इश्यू करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पैसा आता है जाता है, आता है। तो फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ऐड प्लस में। ओके, और अगर हम लोन लें तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। ठीक है जी, जब लोन हमने लिया तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम, अगर तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो लॉन्ग टर्म लिख दो, शॉर्ट टर्म लिया है तो आप शॉर्ट टर्म लिख दो। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म, मैं दोनों पे लिख दिया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दोनों हम कर देंगे ऐड। इस पे अब हमने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, अब जब हम इसकी पेमेंट करनी है, रीपेमेंट करनी है, तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। तो हम उसको माइनस में लिखेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब शेयर इशू करे हैं, ठीक है जी, अब अगर प्रेफरेंस शेयर है तो रिडीम भी करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो रिडीम करने हैं तो पैसा जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और डिबेंचर्स की भी रिडीम करेंगे, ये दोनों आएंगे लेस में। ठीक है जी, एक बार और, अब जब हमने शेयर इशू करे हैं उनमें हमें जो है डिविडेंड भी पे करना होगा। ठीक है जी, डिविडेंड पे करेंगे, पैसा जाएगा, फाइनल डिविडेंड पेज, फाइनल डिविडेंड है और इंटरिम डिविडेंड है, वट एवर इट इज है तो डिविडेंड ना, तो दोनों हम जो है लेस में शो करेंगे। क्लियर है? इसकी जो भी अमाउंट है हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसको डिटेल के कॉलम में। ओके जी, एक चीज और है, अब हमने लोन जो लिया था उस पे इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे ना, तो इंटरेस्ट पेड भी इस पे ही आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, इंटरेस्ट पेड। ठीक है जी, वो भी जो माइनस में साइन हमने दिए हैं इनको हम ब्रैकेट के साथ डोनेट करेंगे। ठीक है जी, इन सब का टोटल आप ले आओगे बाहर। ठीक है, अगर तो आपका माइनस में आ रहा है तो आप इसको लिखोगे यूज्ड इन के साथ डिनोट करोगे। अगर आपका प्लस में आ रहा है यूज्ड इन तो ब्रैकेट में, इफ अगर आपका प्लस में आ रहा है, ठीक है जी, तो उसको आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको लिखोगे यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं आपको दोनों तरह से बता दिया, अगर प्लस में आता है अगर माइनस में आता है। एक और बात, इसमें जो लोन पेड और डिविडेंड पे, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एंड डिविडेंड पेड, ये दो है ना जो इनको डबल स्टार, अभी इसका ट्रीटमेंट एक और भी है, सेकेंड इफेक्ट भी है इसका, जो हम डिस्कस लेटर करेंगे। ठीक है जी। अगर हम इस एक्टिविटी की बात करें, इसमें मेनली क्या क्या चीजें हमने बताई हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, और उनकी रीपेमेंट, रिडेम्पशन करनी, और उनमें कोई भी इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं। मतलब मेनली 3 चीजों की बात करी है हमने, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लोन की। ठीक है, उनके साथ जो ट्रांजेक्शन्स हैं रिलेटेड टू, वो सारी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी आई होप सो कि क्लियर अच्छी तरह से हो गया। अब पैसा आ गया हमारे पास, अब क्या करें, हम बैक से जा रहे हैं ना, अब पैसा आ गया, थर्ड एक्टिविटी होगी हमारी। अब सेकंड एक्टिविटी पे पहुंचो, बैक जा रहे हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं। अब पैसा आ गया, हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अब इन पैसों से हम फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। व्हेन फिक्स एसेट परचेज और सेल करेंगे, कैश की मूवमेंट होगी, पैसा आएगा या जाएगा, सो दैट इज रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब व्हेन परचेज ऑफ द फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, जब हम परचेज करेंगे, ठीक है जी, व्हेन परचेज, एनी परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आपको पता है ना, आपने +1 में बहुत अच्छी तरह से बैलेंस शीट में पढ़ा होगा। जैसे प्लान, एग्जांपल दे रही हूँ, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कुछ भी है, ठीक है जी, फिक्स एसेट्स हैं। या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, तो वो हम लेस के साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ डोनेट करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के साथ डोनेट करेंगे। क्लियर जी। अगर इसी तरह से हम सेल कर रहे हैं फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, उसको हम प्लस के साथ, पैसा आएगा इसमें, ठीक है, इसमें पैसा आ रहा है और इसमें पैसा जा रहा है, तो इसको हम माइनस के साथ डोनेट करेंगे, इसको हम प्लस के साथ डोनेट करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट जो है शेयर के तौर पे करते हैं, शेयर के रूप में करते हैं। तो जब कंपनी में शेयर की में इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसमें डिविडेंड भी रिसीव होगा। जब डिविडेंड रिसीव होगा, पैसा आएगा या जाएगा, आएगा। ठीक है जी, इनफ्लो होगी। तो डिविडेंड रिसीव, जब हमने इश्यू किए थे शेयर, तो हमने जो उसमें डिविडेंड पे करना था, तो डिविडेंड पे हमने कहाँ रिकॉर्ड करा था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, बिकॉज पैसा गया था। जब हम रिसीव करेंगे, दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, तो वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये हम प्लस में डोनेट करेंगे। ठीक है जी। और एक और बात, जब हमने किसी को लोन दिया होगा, तो उसमें इंटरेस्ट भी रिसीव करेंगे, उस इंटरेस्ट को भी हम, लोन पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो है तो हमारी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है ना, हम उसको, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको भी हम प्लस के साइन के साथ डोनेट करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव। और जब पे करते हैं, हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा जाता है। तो जब रिसीव कर रहे हैं, तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आपको मैंने पहले ही बताया था, इसका डबल इफेक्ट है। ठीक है जी। और एक और बता, बिल्डिंग ली है, अब उसपे रेंट भी है देना, बिल्डिंग दी है, उसको रेंट पे दी है, तो उसमें भी हम रेंट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है जी, ड्यू टू ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो हम रेंट तो रिसीव करेंगे, और एक तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी। ठीक है जी, तो रेंट रिसीव, दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यही है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, और कोई भी डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज रिकॉर्डिंग इन इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेटेड है। इन सब का टोटल जो है हम बाहर ले आएंगे। अगर तो वो सेम जो माइनस में आ रहा है, तो हम उसको यूज्ड इन के साथ डोनेट करेंगे। अगर प्लस में आ रहा है, उसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, क्लियर है आपको? ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम
कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम पीछे आ गए, अब बैक जा रहे हैं ना, तो रीजन क्या है, डे टू डे अब इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, बिजनेस तो चलाना है ना, तो हमें रीजन क्या है, डे टू डे एक्टिविटी के लिए हमें पैसा इकट्ठा किया जाता है। जैसे स्टॉक क्यों इकट्ठा करते हैं, सेल करने के लिए, ठीक है जी। उसके साथ जो भी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू फैक्ट्री, क्रेडिटर परचेज किया होगा, एक्सेप्ट सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के जो भी कैश करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, उनमें जो भी चेंजेस आ रही हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, ठीक है जी, और वो सारा हम रिकॉर्ड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इसमें जो आपके दो मेथड होते हैं बेसिकली, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हर जगह पे यूज नहीं होता बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इसमें हमें कॉमन सी बैलेंस शीट दी होती है तो उससे हम निकाल लेते हैं। बिकॉज इसकी जो स्टार्टिंग है वो हम नेट प्रॉफिट से करते हैं। जो भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट गिवन होगा, नेट प्रॉफिट जो होता है ना बैलेंस शीट में भी गिवन होता है, तो हमें ओनली अगर बैलेंस शीट भी गिवन है तो हम नेट प्रॉफिट से ये क्वेश्चन हम इनडायरेक्ट मेथड से हम स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक सो आपके सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही है, तो अब मैं इनडायरेक्ट मेथड से ही आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी और डायरेक्ट मेथड से भी मैं एक वीडियो जरूर बना के डालूंगी। अगर आपने किसी ने भी उसको देखना हो तो प्लीज आप देख सकते हो और समझ सकते हो। नेट प्रॉफिट एक ऐसी चीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में कॉमन होती है, तो अगर हमें बैलेंस शीट ही गिवन है तो हम नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन जो है आपका स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इस एक्टिविटी में क्या होता है, इस एक्टिविटी में जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज है, इसमें हम क्या करते हैं, डे टू डे जो भी एक्टिविटी के लिए हम स्टॉक जो इकट्ठा करते हैं, कोई भी आउटस्टैंडिंग रिलेटेड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिटर्स, परचेजेस, जो भी हमने किया है, ठीक है जी। इस एक्टिविटी को हम दो मेथड से प्रिपेयर करते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। दो मेथड्स हैं, लेकिन हम मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो आपको इनडायरेक्ट मेथड से समझाऊंगी। डायरेक्ट मेथड जो आपके आई थिंक सो आपके सिलेबस में नहीं है, बट कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी, आपको समझा दूंगी। इसमें कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ एक्टिविटी है जो दो मेथड से प्रिपेयर होगी। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो सेम एज इट इज होंगी। तो नाउ लेट्स डू कि हम इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या ऑपरेशंस हम लिखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट होता है ना वो होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले का हमने प्रॉफिट लेना है। टैक्स से पहले का प्रॉफिट वैसे तो क्या है कि आपके क्वेश्चन जो आपको गिवन होगा उसमें गिवन होगा, बट बाय चांस क्या होता है यहाँ पे बिफोर की जगह आफ्टर लिखा होता है, तो हमने बिफोर तक पहुंचना है। तो बिफोर तक पहुंचने के लिए हम कैसे निकालेंगे, इसका एक आप वर्किंग नोट बना सकते हो। सी वर्किंग नोट ऐसे लिख के आप वर्किंग नोट प्रिपेयर कर। अब मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना रही हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन के एंड में ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ द करंट ईयर आपको गिवन होगा। उसमें आप ऐड करोगे एनी रिजर्व ट्रांसफर टू, कोई जनरल रिजर्व है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व्स का बैलेंसेस है, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट से हम लिखेंगे। उसमें ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड, कोई प्रपोज्ड है, इंटरिम है, डिविडेंड, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा आपका। प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जो दोनों है ना ये मेड ड्यूरिंग द ईयर वाले लेने हैं। मेड जो हमने प्रोविजन एक्चुअल में बनाई होती है, ठीक है, ये हमने मेड ड्यूरिंग द ईयर वाले लेने हैं, ठीक है जी। और अब इसमें से हम लेस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स,
तो हम पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर पे, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करके। अब मैं स्टार्टिंग से लिख रही हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो अभी हमने निकाला है वर्किंग नोट से। ठीक है जी, आपको मैंने बताया ना कि यहाँ पे एक डिटेल का कॉलम बना देना और यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम बना देना। क्लियर, डिटेल और अमाउंट का कॉलम। तो डिटेल में हम जो है ये प्रॉफिट यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, नीचे सॉरी लाइन नहीं लगानी, ऐसे लिख देंगे। उसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट्स को ऐड करना है, तो हम कौन सी एडजस्टमेंट को ऐड करना है, कैश और नॉन कैश एडजस्टमेंट को ऐड, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है जी, ये जो भी हैं इन सब का टोटल ऐसे आप करके इसको हम ले जाएंगे डिटेल में, और इस सारी एक्टिविटी के टोटल को बाहर हम अमाउंट में ऐसे बाहर लेके जाएंगे। ठीक है जी, इसमें अब कौन कौन सी एडजस्टमेंट आ सकती है नॉन कैश में, एक तो लिख लो डेप्रिसिएशन, सेकेंड वन इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और कोई भी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स। ठीक है जी, और कोई भी गुडविल राइट ऑफ हो रही है, पेटेंट्स। ठीक है जी, और कोई भी इंटरेस्ट जो हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर हम जो है पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसका मैंने आपको बताया था सेकंड इफेक्ट भी होता है जो हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किया था, और इसका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, और एक चीज है इसमें जो एडजस्टमेंट है वो कौन सी ऐड होगी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को हम जब सेल कर रहे हैं उसमें कोई भी लॉस है, वो भी हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसमें ऐसे सारी आइटम्स को ऐड करने के बाद कुछ आइटम्स को हमें लेस भी करना है नॉन कैश को, तो वो कौन कौन सी आइटम्स हैं वो आप नोट। अब उसमें से हम लेस करेंगे, लेस कोई भी इंटरेस्ट इनकम है, जो भी इनकम्स हमने रिसीव करी है, पेमेंट्स ऐड एंड इनकम्स माइनस, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम एंड प्रॉफिट। अब हमने लॉस को ऐड किया ना, जो फिक्स एसेट के ऊपर हम लॉस आ रहा था हमारा, और प्रॉफिट को हम करेंगे लेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है जी, इन सब के टोटल को हम ब्रैकेट में शो करेंगे। ठीक है जी, और इसकी जो अमाउंट है वो हम डिटेल में एंड में लेके जाएंगे। क्लियर, इसके टोटल के बाद जो हमारा आंसर निकलेगा, मतलब मेन जो प्लस और माइनस करने के बाद, उसको हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसके चेंजेस से आने से पहले जो प्रॉफिट है उसको हमने नाम दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। अब इसमें ऐड कर देंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब ऐड डिक्रीज, एनी डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, ये हो जाएंगे हमारे पास ऐड। अब इसमें हम क्या करेंगे, और लेस करेंगे हम एनी इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये हमारी हो जाएंगी लेस। क्लियर, और अब इसका जो टोटल आएगा वो हमारा आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब सारे ऑपरेशन में हमारा जो कैश जनरेट हो रहा है उसका हम टोटल यहां लिख देंगे। ठीक है जी, मतलब इसके बाद जो आएगा हमारा उसका आंसर है ये। इसमें से हम लेस करेंगे जो हम इनकम टैक्स पे करेंगे, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो हम कर देंगे लेस।
ये जो लेस करने के बाद जो हमारी अमाउंट आएगी उसको हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में। ये हमारा जो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंसर होगा। इफ द आंसर इज इन पॉजिटिव तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आता है तो हम लिखेंगे यूज्ड इन। फ्लो फ्रॉम की जगह पे हम यहाँ स्लैश डाल देते हैं, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझ आ गया, फाइनेंसिंग आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटीज आपको अच्छी तरह से यहाँ अब क्लियर हो चुकी होंगी। और क्या होता है आपको ये मीनिंग भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी। अब आपको कोई भी, मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल करने में। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन योर बुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन योर एग्जाम। तो इसके चांसेस आपके पूरे 101%, 8 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। Thank you very much for watching my video and stay tuned to my channel for the next video on numericals. Thank you very much.